ओवैसी ने कहा कि जैसे हमसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद ले लिया गया, उसी तरह से अब ज्ञान वापी की तैयारी चल रही है। कुछ दिनों पहले उनका बयान आया कि मेरे गर्दन पे चाकू भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। इतनी छोटी सी बाबरी मस्जिद थी जिसको कहा जाता है विवादित ढांचा जो था, और उसके एवज में उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। एक मंत्री वहाँ हैं और एक मंत्री यहाँ हैं। इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक एमएलसी भी हैं यहाँ पे और एक दूसरे एमएलसी भी हैं। सारे विभाग दूसरे एमएलसी को तो कहा गया कि जब उनके वहाँ बुलडोजर बाबा का गया तो शरण में आ गए, इसलिए वो भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी अगर द्वेषवश कार्रवाई करती तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बहुत से नेता जेल में होते आज। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। आपने देखा होगा कई दिनों से ज्ञान वापी मामला चर्चाओं में है। बनारस में वो मस्जिद जिसे पहले मुसलमान अपना मस्जिद मानते थे और अब हिंदू उस पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और शिवलिंग की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व महामंत्री, वरिष्ठ नेता मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मामले को ये किस तरह से देखते हैं और इस पर इनका क्या कहना है, और तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने ज्ञान वापी मामले को सुना होगा, चर्चाओं में है। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के दृष्टिकोण से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ हम एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं इस देश के। और ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर वाराणसी का जो मामला है बनारस का, पहली चीज़ तो ये है कि वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये पूरी जो मंदिर है उसका भी एरिया हमारा है, और हिंदू पक्ष ये कहता है कि मस्जिद जो आज दिख रही है वो कभी मंदिर हुआ करती थी, उसको तत्कालीन मुग़ल शासकों ने तोड़ करके और मस्जिद का निर्माण उस पर कराया। यह मामला विचाराधीन है न्यायालय के समक्ष। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि जिला जज सक्षम हैं वहाँ के, और वो उस केस को देख रहे हैं। उनको देखा देना का पूरा समय दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी को ये आदेश भी दिया है कि मुस्लिम पक्ष से नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित हो, और साथ ही साथ उनको वज़ू करने की, नमाज से पहले जो हाथ पांव धुलने की जो अपनी एक क्रिया है वज़ू की, वो करने के लिए समुचित उनको व्यवस्था दी जाए, उनको स्थान दिया जाए, उसका इंतज़ाम किया जाए। और इसके बाद अब वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने उसका डायरेक्शन दे दिया है डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को। चलिए, सवाल ये है कि भाजपा की सरकार में विपक्ष जो कहता है, आपका जो विरोधी दल है, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, उनका ये कहना है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। आप मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो ये सवाल आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मुस्लिम इस सरकार में डरे हैं, दबे हैं? मुस्लिम इस सरकार में अगर डरे और दबे होते या उनका शोषण होता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल करके आती मुस्लिम समाज से। ये बात जो भी हो रही है वो उत्तर प्रदेश में उन राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है जो मुस्लिम वोट बैंक के सौदागर हैं। उनको ये लग रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 में मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या है, और इस समाज ने जिस तरीके से धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है, आने वाले 1-2 चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो दल हैं उत्तर प्रदेश में, इनका सफाया हो जाएगा और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए उसके सेंटीमेंट को ठेस पहुंचाई जाती है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है ये विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टियां, और ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन है, ये तुम्हें दबा रही है, ये तुम्हारा नुकसान कर रही है, ये तुम्हारे विकास के खिलाफ है। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबके विकास पे काम कर रही है। चुनाव के समय सबका साथ सबका विकास होता है, बीच बीच में उसमें भी ये विपक्ष का आरोप है, हमारा नहीं। ओवैसी ने कहा कि जैसे हमसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद ले लिया गया, उसी तरह से अब ज्ञान वापी की
तैयारी चल रही है। उनका ये भी कहना है कि मुस्लिमों को जो सबका साथ और सबका विकास की आप बात कर रहे हैं, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करती है, मुस्लिमों के हक की कोई बात नहीं है। हमने बाबरी खो दिया है, ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। देखिए, ओवैसी साहब हमेशा माहौल को ख़राब करने वाला बयान देते हैं, उत्तेजक, जिससे दूसरे धर्म के मानने वाले दूसरे वर्ग के लोगों में उत्तेजना पैदा हो। मुसलमानों के कल्याण से, मुसलमानों के वेलफेयर से उनका कोई लेना देना अगर होता तो संसद सदस्य हैं काफ़ी दिनों से, वो कई टर्म और लोकसभा के मेंबर आज भी हैं और पहले भी रहे हैं। वो ये बता दें कि उन्होंने या उनकी पार्टी ने मुसलमानों के उत्थान के लिए कोई क्या प्राइवेट बिल उन्होंने कभी लोकसभा में पेश किया? मुसलमानों की तरक्की के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके घर के लिए, उसकी तमाम बुनियादी ज़रूरत को लेकर के उन्होंने क्या सरकार को कभी इस बात के लिए कोई सुझाव दिया, केंद्र की सरकार को, कि साहब आप ये काम मुसलमानों के लिए करें? वो केवल एक काम करते हैं, उत्तेजना फैलाने वाला। जैसे कुछ दिनों पहले उनका बयान आया कि मेरे गर्दन पे चाकू भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। किसने उनसे कहा कि आप भारत माता की जय बोलिए? ये बात क्यों आई? ये बात पैदा की गई उनके द्वारा। उन्होंने इस बात को पैदा करके बहुसंख्यक समाज में, हिंदू समाज में उत्तेजना पैदा करने का काम किया। अब जैसे आप कोई बात अगर करते हैं उत्तेजक, और उसका काउंटर अगर होता है, रिएक्शन आता है दूसरे पक्ष की तरफ से, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुए ना। ओवैसी जी जैसे लोगों को, एक बैरिस्टर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, कानून की उनको जानकारी है, अच्छे इंसान हैं, तो कम से कम सोच समझ करके बोलना चाहिए ना। ऐसा कोई काम तो करें कि जिससे मुसलमानों का कोई भला हो सके। सिर्फ अयोध्या हमने गंवा दी और ज्ञान वापी नहीं जाने पाएगी और ये है और वो। अयोध्या का जो मामला था श्री राम जन्मभूमि का, वो मुसलमान और हिंदू के म्यूचुअल कोई ट्रांसफ़र से वो चीज़ नहीं सेटल हुई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके तहत मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस स्थल पर मंदिर को उन्होंने घोषित किया, और बाबरी मस्जिद तो नहीं, लेकिन एक अच्छी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने दी अयोध्या के बॉर्डर पर, रौनाही के पास। इतनी छोटी सी बाबरी मस्जिद थी, जिसको कहा जाता है विवादित ढांचा जो था, और उसके एवज में उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट बना करके एक बढ़िया मस्जिद का निर्माण करिए, या हॉस्पिटल बनाइए, या मुस्लिम वेलफेयर का कोई भी काम करिए, जो भी करिए, स्कूल बनाइए। तो इसमें क्या गलत हो गया? अब वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो भी उंगली उठाना है, कोई अगर आपस में डायलॉग होता है तो भी उंगली उठाना है, मुस्लिम समाज से कोई बात आती है तो भी वो वैसी उंगली उठाते हैं। मतलब हर तरीके से उनकी बात ऊपर रहे, उनका केवल मतलब सिर्फ। वो कहते हैं मुसलमानों के सबसे हितैषी हैं, भाजपा तो नुकसान पहुंचा रही है। आपने कहा कि गर्दन पे चाकू रख के कोई कहे, उन्होंने कहा था कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये आपका स्टेटमेंट है। अभी सरकार का कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि मदरसों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पढ़ा जाएगा, राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा। उनका ये कहना है कि कब पढ़ा नहीं जाता था, कब किसी ने मना किया था, कि सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया। सरकार बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था, मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ा जाता था। तमाम नेता कह रहे पहले से भी राष्ट्रगान पढ़ा जाता था। कहीं पढ़ा जाता रहा होगा, लेकिन अब कंपलसरी है, अब पढ़ा जाएगा। और राष्ट्रगान से तो एक ताकत मिलती है। देखिए, उसके तो समर्थक हम भी हैं, लेकिन यही तो सवाल है कि जब दूसरा पक्ष ये कह रहा है, ओवैसी और तमाम मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं, तमाम मौलाना कह रहे हैं कि पहले भी पढ़ा जाता था, लेकिन सरकार सिर्फ एक आदेश के तौर पे थोप रही है। अगर पहले पढ़ा जाता था तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ नहीं पढ़ा जाता था, सुदूर में बहुत से इंटीरियर्स में मदरसे हैं जो लोग नहीं जानते थे, अगर वहाँ के लिए सरकार ने कंपलसरी कर दिया तो इसमें क्या हर्ज है? जनगण मन गाने में क्या दिक्कत है? इसको तो गा करके इस देश को लोगों ने आज़ाद कराया, अपनी शहादत दी, अपना खून बहाया इस देश के लिए, तब आज हम लोग यहाँ बैठे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो इसको गाने के लिए, गाने में तो हमको फ़ख्र होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। वो मदरसा हो, वो स्कूल हो, वो कहीं कोई भी स्थान हो। सामान्य जगहों पे तमाम विद्यालयों में पढ़ा जाता था। ये सवाल सिर्फ मदरसों के लिए आया। अगर सरकार, ये चूँकि आप सरकार की, जिस पार्टी की सरकार है उसके हिस्सा भी, और सरकार में भी आपकी हिस्सेदारी, आप अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, इसलिए आपसे सवाल है कि अगर ये आदेश इस तरह से आता कि सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में, सभी मदरसों में, सभी जगहों पे जो मिशनरी के स्कूल हैं वहाँ सब जगह राष्ट्रगीत पढ़ा जाएगा, राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा,
तो शायद ये सवाल इस तरह से घेरने का मौका नहीं मिलता विपक्ष को। देखिए क्या है ना कि मदरसे के लिए इसलिए सरकार को कहना पड़ा कि जहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान होते हैं अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के, वहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग ज़रूरत से ज़्यादा चौकन्ना रहते हैं। अरे साहब राष्ट्रगान पढ़ाएंगे, अरे साहब वंदे मातरम पढ़ाएंगे। बाकी सारी शिक्षण संस्थानों में सारी प्रेयर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब ने अपने बचपन में सारी प्रेयर में हिस्सा लिया, सब जगह लिया, खूब पढ़ा, सब पढ़ते हैं। लेकिन मदरसे में पहले ये होता था कि नहीं साहब ये दीनी काम ही यहाँ होगा, सिर्फ मजहब की किताबें पढ़ाई जाएंगी, कुरान पढ़ी जाएंगी, हदीस पढ़ी जाएंगी, और उससे रिलेटेड जो और किताबें हैं अपनी धार्मिक इस्लामिक धर्म ग्रंथ वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, पढ़ाइए। सरकार ने ये कहा कि बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन एक मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, सिर्फ दीनी एतबार से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ मुस्लिम धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ करके निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में विज्ञान। मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ या तो मुअज्जिन होगा किसी मस्जिद का, इमामत कर सकता है, या कहीं किसी इसी तरीके के मदरसे में टीचर हो सकता है। तो 5 से 10 हज़ार रुपया महीना, इससे ज़्यादा वो पाएगा नहीं। लेकिन जब सरकार ने उसमें आधुनिक शिक्षा को जोड़ दिया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सब जब उसमें पढ़ाया जा रहा है, तो अब वो कंप्यूटर चलाना भी जान गया। अब वो तमाम से चीज़ों को और भी उसको शिक्षा हासिल हो रही है। अब वह उस दायरे से बाहर हो गया। जैसे कुरान और हदीस सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल सीखना चाहिए हर मुसलमान को, पढ़ो, पढ़ाओ, जानो। लेकिन आधुनिक शिक्षा नहीं लोगे तो कैसे जाओगे आप मैनेजमेंट के काम में, इंजीनियरिंग की लाइन में, डॉक्टरी कैसे करोगे? और जब तक पढ़ेंगे नहीं आप, तब तक आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होगी, और जब तक आप फाइनेंशियली नहीं मजबूत होंगे तो आपका समाज नहीं मजबूत होगा, और जब आपका समाज नहीं मजबूत होगा तो ये राष्ट्र भी नहीं मजबूत होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए सबको पढ़ाना भी ज़रूरी है, सबको मौजूदा मॉडर्न युग में मॉडर्न बनाना भी ज़रूरी है। अब वो बच्चा, आज 7,500 के लगभग मदरसे हैं और 500 कुछ एडेड मदरसे हैं पूरे यूपी में, और तमाम ऐसे भी हैं। 8,000 के ऊपर की ये फिगर है। बताइए 8,000 मदरसे में अगर अच्छी पढ़ाई हो तो मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल मदरसे से पढ़ करके जो निकलते हैं उनको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के इक्वल माना जाता है, इंटर और हाई स्कूल के बराबर माना जाता है, समकक्ष की वो डिग्री है। तो उनके अंदर टैलेंट डेवलप होगा कि नहीं? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान लीजिए, एक हाथ में कंप्यूटर। मतलब दीनी तालीम भी हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो, तो इसमें क्या गलत हो गया? तो जब इतनी हित की बातें सोच रही है सरकार, तो फिर ये मंदिर मस्जिद बीच में कहाँ से आ जा रहा है? सब कुछ सामान्य चल रहा था। विपक्ष कह रहा है 91 का एक आदेश था कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मामले को छोड़ के कोई भी धर्मस्थल परिवर्तित नहीं किया जाएगा। फिर ये मामला क्यों सुगबुगाहट में आ गया? और जब से ये भाजपा की सरकार बनी है तब से विपक्ष का आरोप है कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, विकास और तमाम मुद्दों को छोड़ के। देखिए भाजपा की सरकार का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सर्वे के लिए कुछ लोगों की याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष गई थी, और तब सर्वे का काम सरकार, और ये सभी संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी से तो इस देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है आज की तारीख में, क्योंकि चुनी हुई जो सरकार होती है वह सरकार सबकी होती है। लेकिन न्यायालय पे आप आरोप नहीं लगा सकते। न्यायालय जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा होगा, जो करेगा वो भी सही करेगा। मिसाल के तौर पे अयोध्या का जब फैसला आया 2019 में, किसी मुसलमान ने कोई विरोध किया पूरे प्रदेश और देश में? कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई क्या जिसको कि दिक्कत कहा जाए? नहीं हुई होगी। इसलिए कि मुस्लिम पक्ष शुरू से ये कहता था कि अयोध्या का मामला या तो आपसी बातचीत से हल करेंगे, हो सकता है, या माननीय न्यायालय के निर्णय पे हो सकता है। तो न्यायालय का निर्णय आ गया, सबने हंसी खुशी उसको स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से ज्ञानवापी का भी है और मथुरा का भी है। दोनों इशू हैं न्यायालय के समक्ष विचाराधीन। जो निर्णय आएगा उसको सब लोग मानेंगे। भाजपा शुरू से कहती रही कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, देश पहले, और देश अगर पहले है तो हम सब सुरक्षित हैं। देश को अगर तरक्की और कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ाने की बात करती है पार्टी, और बढ़ा रही है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं ना। आज विकास हो रहा है तो सबको मिल रहा है ना।
तो भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान, सम्मान और विकास, हर नागरिक की सुरक्षा, सभी मजहबों के जो मान बिंदु जिसको कहते हैं वो भी स्थापित रहें, मस्जिद भी बुलंद रहे, मंदिर भी बुलंद रहें, गुरुद्वारा भी बुलंद रहें, गिरजाघर भी सब ठीक रहें, मेंटेन रहें, सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रार्थना सभा करें और पूजा करें, नमाज पढ़ें। सरकार तो यही चाहती है और यही कर रही है। किसी को सरकार ने कभी टारगेट नहीं किया आज तक, वरना केंद्र की 8 साल की मोदी जी की सरकार है। अगर किसी समाज, किसी धर्म को टारगेट करके कोई काम करती तब तो दिक्कत होती, लेकिन आप समाज से कभी किसी बात को नहीं सुने होंगे। कुछ मौलाना ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो उनका फेस पॉलिटिकल ना हो करके है तो मान लीजिए रिलीजियस, लेकिन है उनकी सोच किसी दल विशेष के लिए, इसलिए कभी कभी उनके बयान आ जाया करते हैं। चलिए, सवाल अगला है। अगला सवाल ये है कि जब इतना कुछ अच्छा है और मुस्लिमों के बारे में सरकार सोच रही है, तो सरकार में हिस्सेदारी क्यों मुस्लिमों की कम है? एक मंत्री हैं मुस्लिम समुदाय से उत्तर प्रदेश में और एक ही शायद केंद्र में। देखिए, मुसलमानों का जो जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी से, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कई गुना आगे बढ़ करके उनका प्रतिनिधित्व आज की तारीख में सुनिश्चित करे हुए है, संरक्षित किए हुए हैं, केंद्र की सरकार में भी और प्रदेश में भी। एक मंत्री वहाँ हैं और एक मंत्री यहाँ हैं। इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक एमएलसी भी हैं यहाँ पे और एक दूसरे एमएलसी भी हैं। सारे विभाग, दूसरे एमएलसी को तो कहा गया कि जब उनके वहाँ बुलडोजर बाबा का गया तो शरण में आ गए, इसलिए वो भाजपा में एमएलसी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई मुसलमान काम करता है या रहता है या किसी पद पे आता है तो भी अच्छा नहीं लगता लोगों को। भारतीय जनता पार्टी उसको कुछ बनाती है तो भी नहीं अच्छा लगता लोगों को। भारतीय जनता पार्टी अगर उसके बारे में अच्छा सोचती है तो भी दिक्कत है। मतलब हर तरीके से पार्टी के ऊपर और सरकार पे उंगली उठाना। 2 एमएलसी दिया यूपी में, सारे संस्थानों में चेयरमैन दिए, मेंबर्स दिए, सरकार ने सब तो दिया हुआ है, केंद्र में दिया हुआ है, सारे मुस्लिम से संबंधित, माइनॉरिटी संबंधित सारे इंस्टीट्यूशन भरे हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। आज कोई, मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आज कोई मुसलमान ये बताए और ये दिखाए कि साहब हम लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उसको उस लोकसभा से उम्मीदवार बनाएगी। हमारे आपको ये लगता है कि भाजपा के सिंबल पे मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को, किसी चेहरे को वोट नहीं मिलेगा? मुस्लिम समाज ये बता दे कि अगर कोई भी भारतीय, जब इतना सहयोग अगर सरकार कर रही है, अगर इतना सहयोग मुसलमानों को, तो क्यों कटे हुए मुसलमान? मुसलमान कटे हुए हैं सिर्फ, अब तो काफ़ी ठीक हो गया है पहले से। ये आज का एक दिन का मामला नहीं है, ये देश की आज़ादी से और आज तक लगातार उनको काटने का काम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल दूर रहो, इस सरकार के करीब मत जाओ, इस सरकार से कोई काम नहीं होने वाला तुम्हारा। जबकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा काम मुसलमानों का और सर्व समाज का होता है, दलितों का होता है, सबका होता है। काम आपका जेन्युइन हो, आपकी बात सही हो, सरकार उसको करे। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। तो कहना एक अलग चीज़ है और करना एक अलग चीज़ है। समाजवादी पार्टी ने टिकट दे करके मुसलमानों को विधायक बना दिया होगा, वो मुसलमान थे, मुसलमानों का वोट मिल गया, वो जीत गए। उनके अपने संगठन में कितने मुसलमान हैं? 75 जिले हैं यूपी के ना, 75 जिले में कितने जिला और महानगर अध्यक्ष मुसलमान हैं समाजवादी पार्टी के? अभी आपको कल की बात मैं बता दूं, इनके कद्दावर नेता आजम खान जी को कल जमानत मिली है। कल वो शाम को जेल से रिहा हुए हम देख रहे थे टीवी पे, रो रहे थे, समझ लीजिए वो। ये तो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष बस कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और फिर जाके उनको जमानत। भारतीय जनता पार्टी अगर द्वेष बस कार्रवाई करती तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बहुत से नेता जेल में होते, आज बाहर न घूमते होते। द्वेष कोई चीज़ नहीं होती। एप्लीकेंट कौन था? मुकदमा किसने दाखिल किया था उनके ऊपर? वहीं के सारा ये विपक्ष का आरोप है, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है। विपक्ष तो कहेगा ही, वही विपक्ष ना जो अखिलेश यादव कभी उनसे मिलने नहीं गए, ना जेल पे ना घर पर। उनके पिताजी के वो दोस्तों में है ना। आजम खान जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी
मित्र हैं ना। तो अब आजम खां अगर भाजपा में फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के आजम खान ना, तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए उनके पास? बड़ी नाराजगी चल रही है आजम खान की अखिलेश यादव से, अगर भाजपा में आते हैं तो भाजपा में आने की बात नहीं है, भाजपा में आने का मसला नहीं है। मसला ये अभी कल ही उन्होंने कहा कि हमको अपने लोगों ने ही सबसे ज़्यादा परेशान किया। अपने मीन्स कौन हुआ? बीजेपी तो नहीं हुई। अगर अब नया अपना वो ढूंढ रहे हैं तो भाजपा स्वागत करेगी। भाजपा हर उस देशवासी का स्वागत करेगी जो इस देश के कानून कायदे में और देश की राष्ट्रीयता में अपना विश्वास व्यक्त करता है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन देश के खिलाफ अगर कोई बात आप करेंगे, कोई सोच रखेंगे, कोई इस प्रकार की बात करेंगे जिसमें समाज में वैमनस्य पैदा हो, हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी पैदा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने नज़दीक नहीं आने देगी। चलिए ज्ञानवापी पे वापस आ जाते हैं। और ज्ञानवापी में जो शिवलिंग पाया गया है, जिसे हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष फौहारा कह रहा है, उसको लेके भी बड़ा विवाद चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पक्ष विपक्ष की अभी बात है जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। चूँकि पूरा विषय, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। माननीय न्यायालय उसका खुद ब खुद निर्णय कर देगी कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है या क्या है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और न्यायालय को उसका काम करने देने के लिए पूरा टाइम देना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम नेता हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं यही अपील करना चाहूँगा इस प्रदेश के लोगों से कि ज्ञानवापी का जो मामला है या जो भी मामले हैं इस प्रदेश में, उसका फैसला, उसका हल या तो बातचीत से हो जाए या न्यायालय का जो निर्णय है उसे हंसी खुशी सबको कबूल और मंजूर करना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन साहब, जिन्होंने बताया कि जो भी मामले हैं अगर उसे आपसी समझौते से तय कर लिया जाए तो ये अच्छा होगा। बाकी का न्यायालय का जो निर्णय है उसे स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि अयोध्या के मामले में हुआ भी। बाकी का ये भड़काने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। बाकी का आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।